डॉक्टर, खून नहीं रुक रहा, सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। डॉक्टर, पेशेंट की पल्स रेट हाई जा रही है, बॉडी पर सीवियर हेमरेज है। डॉक्टर, खून नहीं रुक रहा, अगर ये नहीं रुका तो सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। डॉक्टर, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगाओ जल्दी। सीनियर डॉक्टर कहाँ हैं? डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कहाँ हैं? क्या आपकी उनसे बात हुई? अभी उनको और कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में? डॉक्टर, वो वहाँ से तुरंत ही निकल गए थे, वो बस पहुँच ही रहे होंगे। हमें फिलहाल के लिए पेशेंट की ब्लीडिंग को स्टॉप करना कंपलसरी है। इंजेक्शन रेडी करो जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्विक। जी डॉक्टर। ये लीजिए डॉक्टर। डिलाइट हॉस्पिटल में इस समय डॉक्टर और नर्स सब इधर उधर भाग रहे हैं, सबके सब बस जान की ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट सर पे चोट लगने की वजह से ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया है और इसी वजह से ये सिचुएशन क्रिटिकल लग रही है। बस उम्मीद ही की जा रही है कि ब्रेन में कोई इंटरनल इंजरी ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। केस क्रिटिकल दिख रहा है और पेशेंट भी वीआईपी है, इसीलिए मामूली सी भी लापरवाही इनटॉलरेबल है। इसीलिए बस सब इस केस को बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करने में लगे हुए हैं। इसीलिए इमरजेंसी में ब्रेन स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया है, यानी कि न्यूरोसर्जन को, जो कि अभी आ भी गए हैं और इस वक्त ओटी के अंदर चले गए हैं। वहीं ओटी के बाहर जान के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सबके सब बस परेशान यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मिस्टर और मिसेस शाओ भी खबर मिलते के साथ ही तुरंत ही हॉस्पिटल आ गए थे और इस समय क्रिस्टल भी बस वहां बैठी रोई ही जा रही है और भगवान से रोते बिलखते बस यही दुआ कर रही है कि प्लीज उसके बेटे को ठीक कर दो, चाहे तो उसकी जान ले लो, पर प्लीज उसके बेटे को ठीक कर दो। वहीं ल्यूमिन का भी हाल कुछ खास अलग नहीं है, वो भी रो रहे हैं, परेशान हैं। हाँ, उनके आंसू नहीं दिख रहे, क्योंकि अगर उनके आंसू दिखे तो क्रिस्टल और भी ज्यादा टूट जाएंगी। इसीलिए अभी उन्हें यहाँ मजबूत रहना होगा, जान के लिए, क्रिस्टल के लिए, जान के उन सभी दोस्तों के लिए जो भी यहाँ उनके अगल बगल खड़े हुए हैं। उन सबको संभालना होगा। एक पिता है ना, और पिता होना कोई आम बात नहीं होती। ये एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जो उन्हें बिखरने नहीं देती, क्योंकि एक वही शख्स होता है जो अपने पूरे परिवार को संभाल के रखता है, उसे बांध के रखता है, उसे सबसे प्रोटेक्ट करके रखता है। क्रिस्टल इस मामले में प्लस पॉइंट पे है, कम से कम वो रो के अपना दिल तो हल्का कर सकती है ना। खैर, ल्यूमिन तो क्रिस्टल, चैंग, यूबिन, फैंशिंग सबको बस दिलासा देने में ही लगे हुए हैं कि उनका बेटा फाइटर है, उनका दोस्त फाइटर है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, वापस से हम सबके बीच आएगा, फिर से वैसे ही हंसते खेलते हुए, सबको हंसाने के लिए। उसको कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं हुआ है, ये भी बस एक हादसा है जो गुजर जाएगा। चैंग भले ही यहाँ पर शांत खड़ा हुआ है, देखने में वो भले ही सबसे मजबूत है, पर अंदर से वो भी कांप रहा है, डर रहा है जान के लिए, अपने बचपन के दोस्त के लिए। उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर आना चाहते थे, पर उसने और ल्यूमिन ने उनको ये बोलकर रोक दिया कि ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, जान ठीक है। जिससे सुनकर वो दोनों मान तो गए थे, पर इन दोनों का क्या, ये तो इन्हें ही पता है ना कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। चैंग तो बस यहाँ खड़ा यही दुआ कर रहा है कि उसका दोस्त, उसका क्राइम पार्टनर जान बस ठीक हो जाए। पर डॉक्टर ने अभी तक कुछ बताया ही नहीं है, कुछ कहा ही नहीं है, कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया है, सिवाय इसके कि पेशेंट की कंडीशन अभी स्टेबल नहीं है। सीनियर डॉक्टर अभी आए ही हैं, जब तक वो चेक नहीं कर लेते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। उनकी पूरी टीम कोशिश कर रही है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी सबको दुआ करने के लिए बोल दिया है, कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर दुआ कीजिए ऊपर वाले से कि सब कुछ ठीक हो जाए। समय समय का कुछ भरोसा नहीं है। समय का खेल अजीब निराला है, हर पर बदलता इसका हवाला है। कभी हंसी खुशी की बगिया महकाता है, तो कभी दुख और गम का सागर छलकाता है। क्या सिचुएशन है, किसी की भी हालत सही नहीं है, सबकी स्थिति बहुत गंभीर है। अगर कहा जाए कि सिर्फ जान लड़ रहा है तो ये गलत है। सिर्फ जान नहीं लड़ रहा है, अगर जान ओटी के अंदर लड़ रहा है तो ओटी के बाहर उसका पूरा परिवार लड़ रहा है। कोई अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, कोई अपने के लिए लड़ रहा है। सबके सब बस रोए जा रहे हैं, डर रहे हैं अपने उस नेगेटिव थॉट से जो बस रुक रुक के उनकी जहन में आ रहा है और उनको और भी ज्यादा डरा रहा है कि अगर जान ठीक नहीं हुआ तो, अगर जान को कुछ हो गया तो।
हाइकुनगा भी अभी यहीं आ गए हैं। एक जिम्मेदार इंसान की तरह सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जान ठीक हो जाएगा, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। पर डर तो उनके दिल में भी है, जान की वजह से भी और ईबो की वजह से भी। ईबो के लिए ये सब कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए वो जान का एक्सीडेंट सुनते ही सीधा यहाँ आ गए, क्योंकि उनको लगा था कि ईबो यहीं पर होगा। पर अब जब ईबो यहाँ पर उनको नहीं दिख रहा है तो उनको चिंता हो रही है उसकी। कोअनगा ईबो का फ़ोन डायल करते हैं, पर स्ट्रेंज, वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा है और अब उनका दिल और भी ज़्यादा डर रहा है। वो सोचते हैं कि वो यहाँ से जाकर ईबो को कहीं बाहर देखें, पर अगर ईबो उसके बाद यहाँ आ गया तो। वो बस अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईबो ठीक हो, जहाँ भी हो बस ठीक हो और जल्दी से यहाँ आ जाए। वहीं ब्रूअल एन्क्लेव में ईबो इस समय अपने अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। रोशनी का एक अंश तक नहीं है पूरे कमरे में। जमीन पर कांच के टूटे हुए टुकड़े भी बिखरे हुए हैं। वो सामने लगा हुआ फुल साइज मिरर भी बस तोड़ दिया गया है, जिसके वो टुकड़े पड़े हुए हैं कमरे में। सारी चीजें बस इधर उधर बिखरी हुई हैं। जितनी खराब स्थिति इस समय इस कमरे की है, उससे कहीं ज्यादा बुरी स्थिति इस शख्स की है, ईबो की है, जो अभी कुछ देर पहले यहाँ बेड से टिककर जमीन पर बैठा हुआ था, अपने मिजरेबल हालत में, अपने जख्मी पैरों के साथ, जिससे बस बिना रुके खून रिस रहा था। जितना अंधेरा इस समय उसके चारों ओर है, उससे कहीं ज्यादा अंधेरा इस वक्त उसके दिल में है, उसके अंदर है। क्योंकि जो रोशनी की किरण अभी तक उसके साथ थी, वो अभी गुम होती हुई सी दिख रही है। वहीं उसके कपड़े, उसका बाल, पूरा का पूरा खुद वो इस समय अपनी मैसी हालत में है, मिजरेबल हालत में। आज वो फिर से एक बार बेचैन है, दर्द में है। जो अभी कुछ देर पहले उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अब वो तक सूख गए हैं, बंद हो गए हैं। वो इस वक्त उस कंडीशन में है, उस जोन में है, जहां अब उसे रोने तक के लिए आंसू नहीं बचे थे। उसकी सूखी आंखों के सामने वही इंसिडेंट बार बार लगातार बस चल रहा है, घूम रहा है वो पूरा सीन उसकी आंखों के सामने। उसके कानों में उसकी आवाजें गूंज रही हैं। जेम्स वांग की कॉल, डेविन की हरकत, कैसे जेम्स वांग ने उससे बात की, कैसे डेविन ने उसके साथ वो सब किया, कैसे डेविन ने उसको हाथ लगाया, कैसे उसने बिना कुछ सोचे अपना सारा गुस्सा बस जान पे निकाल दिया, कैसे उसने उसके दिल को छेद कर जाने वाली बातें बोल दी, उसके दिल को दुखा दिया, कैसे उसने जान को रुला दिया, कैसे उसने जान को धक्का दे दिया, और कैसे जान ने उस वक्त भी सिर्फ उसी का नाम पुकारा था। उसने अपने जान का दिल दुखाया, उसकी मासूम सी आंखों में आंसू दे दिए, उस मासूम से इंसान को तकलीफ दे दिया। उसकी क्या गलती थी, क्या गलती थी उसकी? वो तो सिर्फ उसे रोकने आया था ना, उसको बुलाने आया था, उसको मनाने आया था, उसको साथ ले जाने आया था। और अब जान अभी भी उसके सामने वैसा ही पड़ा हुआ है, जख्मी, जैसे उसकी माँ उसके सामने पड़ी हुई थी। और वो उस दिन भी उनके पास नहीं जा पाया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आज जान के पास नहीं जा पाया। आज एक बार फिर उसका ट्रॉमा उस पर अटैक कर रहा था। आज एक बार फिर वो अपनी बेसुध बेचैन हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था, इन बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच में, इन बेजान चीजों के बीच में। खुद बेजान सा हुआ बस यही दोहराया जा रहा था, जैसे कि उसका दिमाग बस वही एक जगह रुक सा गया हो। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जान। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज आ जाओ, मत जाओ मुझसे दूर, तुम्हारे ईगो को तुम्हारी जरूरत है जान। I need you, I need you जान, I need you, I need you, come to me, please come to me। पर उसके अजी सब बोलने का क्या फायदा,
क्या मतलब है? क्योंकि जिसे वो बुला रहा है वो तो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। अगला ही पल कब कौन सा पैगाम लेके आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं पता। पर तुम ही तो कहते थे ना जान कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं चाहूंगा तो भी नहीं छोड़ोगे। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे। मैं नहीं कह रहा तुमको छोड़ने को जान, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। प्लीज मत जाओ, प्लीज अपने ईगा के पास वापस आ जाओ जान, मत छोड़ के जाओ मुझे। मम भी मुझे छोड़कर चली गई। उसने भी जाने से पहले एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता, एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेला रह जाऊंगा। मम मम मुझे सुकून चाहिए, मुझे इस दर्द से राहत चाहिए। कम से कम आप तो मुझे सुकून दे दो। मॉम मॉम मैं कितना बुरा हूं ना। उस दिन भी सब मेरी वजह से हुआ था, आज भी सब मेरी वजह से हुआ है। उस दिन आप थी, आज जान है। उस दिन भी मैं कुछ नहीं कर पाया था, आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे मुझे कोई सजा क्यों नहीं देता मॉम? मुझे कोई सजा क्यों नहीं देता? डैड डैड देते हैं, पर डैड आज क्यों नहीं दे रहे? डैड आप तो हमेशा मुझे पनिश करते हो ना, आप तो हमेशा मुझे सजा देते हो, तो आज क्यों नहीं दे रहे? आज भी दो। आई डिजर्व ब्रूटल पनिशमेंट डैड। आज मैंने एक और जान ले ली, मैंने आज अपने जान की जान ले ली, सब मेरी वजह से। मैंने इसको I deserve brutal punishment. I deserve brutal punishment. अगर अगर कोई मुझे पनिश नहीं करेगा तो मैं खुद को पनिश करूंगा। मैं खुद को पनिश करूंगा। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये दर्द इतना ज्यादा क्यों है? ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा? मेरा दिल दुख रहा है मॉम, मेरा दिल दुख रहा है। मुझे इसे कम करना है। मुझे इसे कम करना है। मुझे कुछ करना होगा। I need to do something. I need to do something. मुझे इसे कम करना है। मुझे इसे कम करना है। मुझे इसे कम करना है। Now it's feel better. Now it's feel better. फिर भी कम नहीं। मॉम आपको पता है, मॉम आपको पता है, उसका भी यही लाल खून निकल रहा था जैसे कि आपका निकल रहा था, जैसे कि अभी मेरा निकल रहा है। पर मुझे दर्द नहीं हो रहा। मुझे अभी भी ये फील क्यों नहीं हो रहा मॉम? मेरे अभी भी ये फील क्यों नहीं हो रहा? मॉम वो मेरे सामने पड़ा था। मुझे सांस नहीं आ रही मॉम। मुझे सांस नहीं आ रही मॉम। मॉम प्लीज हेल्प। मॉम प्लीज हेल्प। मॉम पर वो मेरे पास नहीं आएंगी। उन्होंने कहा था वो मेरे पास नहीं आएंगी। मैं गंदा हूँ। मुझे पहले मुझे खुद को साफ करना होगा। आई नीड टू डू समथिंग। मैं भी गंदा हूँ, वो मेरे पास नहीं आएंगी। मुझे खुद को साफ करना होगा। उन्हें गंदा पसंद नहीं हूँ मैं, वो मेरे पास कैसे आएंगी? पहले मैं खुद को साफ करूँगा, इसके बाद वो मेरे पास आएंगी। हाँ, मुझे खुद को क्लीन करना होगा। मैं खुद को साफ करूँगा। कैसे हाँ, नहाना है। मैं पहले नहाऊंगा,
उसके बाद क्लीन हो जाऊंगा। वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम में। वॉशरूम। आह, आह। पानी बाथटब को धीरे धीरे भर रहा है। वही वो भी इस समय बाथटब में बैठे हुए है। बैठा क्या, वो पड़ा हुआ है उसमें। उस बाथटब का पानी आज पारदर्शी नहीं है। उसमें आज बाथटब का कलर नहीं दिख रहा, सफेद रंग नहीं दिख रहा। उस टब का पानी पूरा लाल हो गया था। ईबो की दोनों बाजुओं से खून रिस रहा था और वहीं उसके एक हाथ में अभी चाकू भी थी। ईबो उसी बाथटब में अपनी बेसुध हालत में लेटा हुआ था। उसका आधा शरीर पानी के अंदर है तो आधा पानी के बाहर। उसके कपड़े इस समय पूरे गीले हैं। पैरों में बहुत सारे कटने के निशान हैं, चुभने के निशान है। खून में डूबा हुआ है उसका पैर। वो इस समय अपनी अधमरी सी हालत में है। आंखें बंद हैं। जुबान पे कुछ चुनिंदा शब्द जो भी बहुत ही धीमे से निकल रहे हैं और ज्यादा धीरे होते जा रहे हैं। जान, जान, मॉम, आई एम सॉरी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मॉम। तभी उसके सामने प्यारी सी मुस्कुराहट वाली एक लेडी आके खड़ी हो जाती है। उसने वाइट गाउन पहन रखा था। उसका ऑरा बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रहा था। ईबो उस लेडी को अपनी उसी हालत में देखता है। वो बस बिल्कुल किसी छोटे टूटे हुए बच्चे की तरह मुस्कुरा देता है। ये दूरी उसे खल रही है। ये दूरी उसे खल रही है। वो बस अपना हाथ बढ़ाता है उस लेडी को छूने के लिए, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। न ही वो उस लेडी को छू पा रहा था और ना वो लेडी उसको छूने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो बस वहीं खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। ईबो को अपने सामने देखकर हंस रही थी। अपनी वही प्यारी सी जेन्युइन सी मुस्कुराहट दे रही थी। और वैसे ही ईबो भी उसको देखकर बस मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में दर्द है, आंसू है, तड़प है, वियोग है, दुख है, चीख है। चीख है एक बच्चे की जो उसकी माँ को रो रो कर कह रहा है कि उसका हाथ थाम लो, उसको अपनी गोद में समेट लो। वो बिखर रहा है। चीख है उस एक बच्चे की जो उसकी माँ को रो रो कर कह रहा है कि माँ मुझे थाम लो, मैं गिर रहा हूँ, मुझे बचा लो। उम्मीद है, वो उम्मीद जिसकी वजह से उसके वो जख्मी हाथ आगे बढ़ते हैं। पर आज फिर उसकी माँ उसको आगे बढ़कर थाम नहीं रही। वो बस वहां दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा रही है। पर उसकी मुस्कुराहट भी ईबो को बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि वो जेन्युइन है। उसमें प्यार दिख रहा है, उसकी आंखों में प्यार दिख रहा है। वो प्यार से मुस्कुरा रही है। मॉम, मॉम। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन। ईबो हेलुसिनेट कर रहा है। वो अपनी मॉम को देख रहा है। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोलता है, मॉम, मॉम, मॉम आप आ गई। मुझे पता था आप जरूर आओगी। प्लीज जानकोर कहो न रुक जाए, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज माँ, माँ। ईबो अपनी मॉम को अपना हाथ देने के लिए उसकी तरफ हाथ उठाए हुए ही था कि तभी उसके कान में किसी की चीयरफुल आवाज आने लगती है जो बस उसका ध्यान फिर से डाइवर्ट कर देती है। गागा, I love you. Gaga, don't go. Please come back to me. Gaga, Gaga, I need you. उठो ना. Please don't leave me. Gaga, उठो ना. मुझे बात करनी है. Gaga, I love you. गागा, 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 उठो जल्दी से। जान की आवाज आते ही ईबो जो अपनी मॉम को देख रहा था, वो उसकी मॉम गायब हो जाती हैं और अब उसे जान का चेहरा दिखने लगता है। जान की वही फुल चीयरफुल आवाज आने लगती है, उसकी वही ग्लिटरी सी स्माइल के साथ, उसके उसी एडोरेबल चेहरे के साथ। और वो चेहरा देखकर ईबो के चेहरे पर एक बार फिर वही धीमी सी मुस्कुराहट आ जाती है।
वो अपना हाथ अपनी मॉम की तरफ से हटा लेता है और अब वो उस मुस्कुराहट की तरफ देखने लगता है जिधर से वो आ रही थी, अपनी उसी कमज़ोर हालत में। और बस वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, फिर भी वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इस मुस्कुराते हुए शख्स को देखने के लिए। वो खुद को उस मुस्कुराहट में खोने ही वाला होता है कि तभी शुआन अंदर आके बहुत ही जोर से बाथरूम का डोर ओपन करता है। और ईबो को इस तरह से ऐसी मिजरेबल कंडीशन में देख के तो वो और भी ज्यादा सदमे में आ जाता है। ब्रदर-इन-लॉ, ब्रदर-इन-लॉ, व्हाट द हेल इज दिस? ओह माय गॉड, ब्रदर-इन-लॉ वेक अप, जान नीड यू, ब्रदर-इन-लॉ कम बैक। ये क्या कर लिया आपने? ब्रदर-इन-लॉ उठिए, व्हाट द हेल गॉड, गॉड प्लीज, ब्रदर-इन-लॉ वेक अप, कम बैक प्लीज, कम बैक, ब्रदर-इन-लॉ आंखें खोलिए, ब्रदर-इन-लॉ। शुआन जान के घर उसका कुछ सामान लेने आया था कि तभी वो देखता है कि ईबो के अपार्टमेंट का डोर खुला है। पहले तो वो इग्नोर करने की सोचता है, पर फिर पता नहीं क्या सोचता है कि वो अंदर झांक के देखता है। पर फिर पता नहीं उसको क्या सोचता है कि वो एक बार देखना ही डिसाइड करता है और ईबो के अपार्टमेंट का डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो अंदर आके घर की हालत देखता है तो वो एक्सट्रीमली बुरी थी। सच में रूम की हालत इस समय बहुत खराब थी। अजीब सी नेगेटिव वाइब फील हो रही थी। शुआन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो बस ईबो को ढूंढने लगता है, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल से आ रहा है और ईबो वहाँ हॉस्पिटल में भी नहीं है। वो बस एक बार यहाँ पर ईबो को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। शुआन ईबो को ढूंढ ही रहा था कि उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आती है। घर की ऐसी हालत और फिर अंदर बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़। शुआन को थोड़ा डर लगता है, वो थोड़ा सस्पिशियस फील करता है, तो वो बस अंदर आकर बाथरूम का डोर ओपन कर देता है। और वो जैसे ही डोर ओपन करता है और जो वो सामने ईबो की हालत देखता है तो वो और भी ज्यादा सदमे में आ जाता है। वो बस भाग के ईबो के पास जाता है और उसको होश में लाने की कोशिश करने लगता है, उसको जगाने लगता है। पर अफसोस ईबो उठ ही नहीं रहा था। हाउशवान ईबो को बुला रहा था, पर ईबो तो उस कंडीशन में ही नहीं था कि वो उसका रिप्लाई दे सके। उसके अंदर इतनी तक हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी आंखें तक खोल सके। अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था, वो तक बंद हो गई थी उसकी। आधी आंखें उसकी खुली थी और आधी बंद थी। उसके कानों में शुआन की आवाज आ तो रही थी, पर वो इतनी धीमी आ रही थी कि वो उसको समझ ही नहीं आ रही थी। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा था। वहीं बाहर हाउशवान किसी तरह से ईबो को पानी से बाहर निकालता है, उसको बेड पे ले जाकर लेटा देता है। वो बहुत परेशान हो जाता है। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो भी क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे। एक के बाद एक चीजें लगातार हुई जा रही हैं। पहले जान का एक्सीडेंट और अब ये ईबो की हालत। वो बेचारा खुद में ही बौखला जाता है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। वो फिलहाल के लिए उसका खून रोकने के लिए उसके जख्मों को कपड़ों से बांध देता है, जो कि वो तुरंत ही भागकर बस जान के अपार्टमेंट से ले आया था। उसी के बीच उसने डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था, जो कुछ ही देर में बस ब्रोएल एनक्लेव में आ भी जाते हैं और वो अभी समय ईबो को चेक कर रहे हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर ठीक तो है ना? शुआन अपनी डरी हुई आवाज में पूछता है, जिस पे वो डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, फिलहाल के लिए डरने की कोई बात नहीं है, ये अभी बिल्कुल ठीक है। खून ज़्यादा बह गया था, इसी वजह से इनको कमज़ोरी आ गई है, शायद इसीलिए ये बेहोश हो गए हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। अच्छा होगा कि ये दोबारा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना करें और दिमाग पे स्ट्रेस थोड़ा कम लें। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ये रहा प्रिस्क्रिप्शन, इस पर मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, इसको मंगवा लीजिएगा। इंजरीज़ को जल्दी हील होने में थोड़ी मदद मिलेगी। और हाँ, अगर हो सके तो इनको अकेला मत छोड़ना, कोई ना कोई हमेशा इनके साथ रहना, क्योंकि सेल्फ हार्म कोई आम बात नहीं है, ये दोबारा भी कर सकते हैं। ज़रा ध्यान रखिएगा इन पे। अब मैं चलता हूँ, जैसे भी स्थिति होगी बताइएगा और कोई भी ज़रूरत हो तो तुरंत कॉल कीजिएगा। ओके, टेक केयर ऑफ हिम। जिसके बाद शुआन डॉक्टर को नोट करते हुए थैंक यू बोलता है और फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और अब शुआन भी वहीं बेड के कॉर्नर पे बैठा हुआ है, सामने लेटे हुए बेहोशी की हालत में जख्मी ईबो को देख रहा है, जिसके हाथ पैर में बैंडेज बंधे हुए हैं, जो कि अभी डॉक्टर ने आके दोबारा से बांधे हैं। अक्सर शुआन रोता नहीं है, बहुत ही चेयरफुल है, मस्त मिजाज लड़का। पर आज की ये रात सच में बहुत बुरी है। इतना अच्छा होता कि आज का ये दिन आया ही ना होता। वो बस यही सोच रहा था कि किसी तरह से बस सब कुछ रिवर्स हो जाए। ये सब कुछ वापस से सही हो जाता।
वापस से बस वही कुछ देर पहले वाला समय आ जाता, जब सब एक दूसरे के साथ गाला नाइट एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। जान कितना खुश था, सब कितना खुश थे, मस्ती मजाक हो रहा था, सब कितना मजा कर रहे थे। और अब ये सब कुछ सोचकर आज उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसकी आंखें भी नम हो गई थी, भर गई थी। सामने ईबो को ऐसे देखकर, हॉस्पिटल में अपने जान को ऐसे देखकर, सामने ईबो को ऐसे देखकर, हॉस्पिटल में लड़ रहे अपने दोस्त जान को ऐसे देखकर, आज उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। आज उसका बेस्ट फ्रेंड उस हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। वही यहाँ ईबो जिसको वो चढ़ाता था, उसके ब्रदर इन लॉ, जिन्हें वो भी कहीं ना कहीं बहुत पसंद करता है। उन्हें टीज करना पसंद करता है, उन्हें चढ़ाना पसंद करता है, उन्हें परेशान करना पसंद करता है। वो इस कंडीशन में पड़े हुए हैं और वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ये भी एक सिचुएशन आएगी, ये भी एक दिन आएगा। अचानक से ये क्या हो गया? कुछ देर पहले सब ठीक था, उसका दोस्त उसके सामने खुश था, उसके ब्रदर इन लॉ के साथ था, पर अचानक से सब बदल गया, सब उलट गया। और वो यहाँ बैठा सब देख रहा है, पर नहीं, वो देखेगा नहीं। जान को उधर ब्रदर इन लॉ की जरूरत है। ब्रदर इन लॉ उठिए, प्लीज उठिए, जान को आपकी जरूरत है, उसको आपकी जरूरत है गा, उठिए, प्लीज वेक अप। ब्रदर इन लॉ, ईबोगा, उठिए प्लीज, जान को आपकी जरूरत है, प्लीज वेक अप गा। श्वान बेहोश ईबो को बुला रहा था, वो उसको जगाने की कोशिश कर रहा था, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ये बातें ईबो को ट्रिगर करेंगी और ईबो अपनी आंखें खोलेगा, वो होश में आ जाएगा। पर ईबो है कि वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, आंखें खोलना तो दूर, वो तो हिल भी नहीं रहा है। जैसा श्वान ने उसको भी थोड़ी देर पहले लिटाया था, वो अभी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल अनकॉन्शियस, बिना हिले। इस समय ईबो अपने सपने में उस 7 साल की ईबो से मिल रहा था, जो सिर्फ उसकी मॉम के आगे पीछे भागता रहता था। मॉम पकड़ो, मॉम पकड़ो, मॉम देखो, बोलता रहता था। मॉम, मॉम, मॉम पकड़ो, मुझे, मॉम, 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 मुझे पकड़ो, मॉम, जी नहीं, मॉम, मुझे पकड़ो, मैं 7 साल का छोटा बोबू अपनी प्यारी सी स्वीट सी तुतली सी आवाज में अपनी मॉम को बुला रहा है और बस गिगल कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है और साथ ही अपनी मॉम को अपने पीछे पीछे भगा भी रहा है। उनसे कह रहा है कि मॉम ढूंढो, पकड़ो अपने लिटिल बेबी को, पकड़ो अपने लिटिल ईबो को, मॉम मुझे ढूंढो। वहीं उसकी मॉम, जिसकी आंखों पर इस समय पट्टी बंधी हुई है, वो भी अपने इस छोटे से क्यूट से लिटिल क्यूटी पाई बेबी बोबो को ढूंढ रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। पर अफसोस, ये छोटा बदमाश बार बार नीचे से भाग जा रहा है और बस दूर जाकर वापस से वैसे ही कूदते हुए जोर जोर से फिर से गिगल करने लग जा रहा है, अरे और फिर से हल्ला मचाने लग जा रहा है। पकड़ो मुझे। छोटे बदमाश, रुको अभी बताती हूँ। तभी अचानक से ढूंढती उसकी मॉम लड़खड़ा जाती है, वो वहीं दर से कराह जाती है, बैठ जाती है अपना पैर पकड़ के। और वहीं छोटा बोबो, जो अपनी मॉम की इतनी पेनफुल कराह सुनता है और उनको देखता है कि उसकी मॉम बैठ गई, उनको चोट लग गई, तो वो बेचारा डर जाता है। वो भी बस अपने नन्हे नन्हे कदमों से भागकर जल्दी से उनके पास आ जाता है और बस अपना सर नीचे झुकाकर वही नीचे छोटू सा बैठकर उनके पैर को देखने लगता है और वही अपनी मासूम सी बेबी सैड वॉइस में बोलता है, मम्मा, मम्मा को लग गई, मम्मा को चोट लग गई बोबो की वजह से, मम्मा, मम्मा को लग गई, मम्मा, मम्मा आप ठीक हो? इस लिटिल बोबो की आवाज इतनी मासूम और इतनी पेनफुल थी कि जैसे उसने खुद अपनी मॉम का वो दर्द अपने छोटे से मासूम से दिल में महसूस कर लिया हो। वहीं उसकी मॉम, जिनकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी, वो जब अपने इस लिटिल शैतान की आवाज इतनी पास में सुनती हैं, तो बस अचानक से ही उसको पकड़ लेती है और बस अपनी इस लिटिल बेबी को अपनी गोद में ट्रैप कर लेती है और बस जोर जोर से हंसने लगती है।
पकड़ लिया छोटे शैतान, पकड़ लिया मैंने तुम्हें। अब भागो, अब बताओ कहाँ भागोगे, बताओ बताओ। हमेशा निकल जाते हो, अब बताओ, अब तो नहीं जा पाओगे। मैंने तो अपने छोटे लिटिल लॉयन को पकड़ लिया। मम्मा ने चीटिंग किया, मम्मा छोड़ो, मम्मा चीटिंग। उसकी मॉम उसे गोद में भरकर बस हंसने लगती है, जिसे देखकर वो छोटा लॉयन किंग भी बस वापस से गिगल करने लगता है। बस चीटर चीटर बोलकर गिगल करने लगता है। उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कुराहट वापस आ जाती है और बस अपनी मॉम को हक कर लेता है, उनकी गोद में वापस से छुप जाता है। और उसकी मॉम भी बिल्कुल उसे अपनी बाहों में छुपा लेती है, बिल्कुल सिक्योरली होल्ड कर लेती है। लिटिल बोबो और उसकी मॉम की गिगल इस वक्त ईबो के कान में गूंज रही थी। तभी अचानक से वो गिगल चीख में बदल जाती है, जिसकी वजह से ईबो एक झटके के साथ बस अपनी आंख खोल देता है। जान, ब्रदर इन लॉ, आप उठ गए। थैंक गॉड ब्रदर इन लॉ, थैंक गॉड आप ठीक हो। शिवान रिलैक्स होते हुए बोलता है, पर वहीं ईबो जिसके दिमाग में अभी इस समय जान था, वो सिर्फ इस समय जान से मिलना चाहता है। वो इस समय सिर्फ जान से मिलना चाहता है। वो बौखलाते हुए अपनी जगह से उठने लगता है और वही उठते हुए हड़बड़ाते के साथ बोलता है, मुझे उससे मिलना है। मेरा जान कैसा है शिवान, मुझे उससे मिलना है। जान कैसा है शिवान, शिवान मुझे जान से मिलना है, मुझे उसे देखना है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। शिवान ईबो को ऐसे देखता है तो उसका दिल और भी ज्यादा दुखता है। वो ईबो को रोकते हुए अपनी नम आंखों से पानी का वो एक कतरा पोंछते हुए बोलता है, पर आप इस हालत में यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, आप जख्मी हैं। मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर यहाँ जान होता तो वो भी यही करता। आप अभी कहीं नहीं जा सकते, आप अभी कहीं नहीं जा सकतेगा। आप लेट जाइए, आराम कीजिए, ठीक हो जाइए और फिर मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा। और रही बात जान की, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। फिलहाल के लिए आप लेट जाइए, आराम कीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जान से अभी मिलना है। वो मेरी वजह से इस हालत में है, मैं हूँ उसकी वजह। अगर तुम मुझे वहां नहीं ले जाओगे तो मैं खुद जाऊंगा। जाओ तुम यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ईबो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए बोलता है। वहीं ईबो की इस हालत में और ऐसी जिद देखकर शुआन को अब गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शुआन ही जानता है कि उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या फेस किया है, क्या देखा है। अभी थोड़ी देर पहले ईबो को वैसा देखना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो खुद जानता है कि उसने तब क्या फील किया है, कितना डर गया था वो इस बार अपनी तेज आवाज में ईबो को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, नहीं ब्रदर इन लॉ, वो आपकी वजह से इस हालत में नहीं है। इनफैक्ट वो किसी भी हालत में नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने बोला है वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। एंड आई एम सॉरी गा, पर मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। इस समय जान नहीं है तो आप मेरी जिम्मेदारी हो, वरना अगर मेरे दोस्त ने आपको ऐसे देख लिया तो वो और भी ज्यादा हर्ट होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं आपको ऐसे हॉस्पिटल ना ले जाऊंगा और ना ही जाने दूंगा। अभी आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, पहले थोड़ा ठीक हो जाओ, रेस्ट कर लो, उसके बाद हम कल सुबह वहाँ चलेंगे। मैं खुद आपको वहाँ लेकर चलूँगा। और रही बात आपको अकेला छोड़ने की, तो उसे आप बिल्कुल भूल जाइएगा, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अपने साथ आपने जो कुछ किया बिना ये सोचे कि सामने वाले पे क्या असर होगा, मेरे दोस्त जान पर इसका क्या असर होगा, जब उसे ये सब पता चलेगा तो अब मैं क्या ही कहूँ। बिल्कुल नहीं गा, बिल्कुल भी नहीं। आई एम सॉरी। आप यहीं पर रहेंगे और मैं भी यहीं पर रहूँगा। मैं आपका यहीं पर ख्याल रखूँगा जब तक मेरा दोस्त ठीक नहीं हो जाता, वापस नहीं आ जाता तब तक। और तब तक आपको मेरी सारी बात सुननी भी और माननी भी है। उसके बाद आपको जो करना है आप वो करना, मैं नहीं आऊँगा बचाने, पर अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं गा। चैंग फिलहाल वहीं पर है, वो मुझे हर चीज़ इन्फॉर्म करेगा, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। इसीलिए प्लीज़ आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी आप मेरी बात मानिए। और रही बात हॉस्पिटल जाने की, तो हम वहाँ पर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, पर आज नहीं, अभी नहीं, इस समय नहीं, अपने समय पर, सही समय पर जाएंगे, कल सुबह जाएंगे। और जान बिल्कुल ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए और थोड़ा आराम कर लीजिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, खुद का ख्याल रखिए, जो अभी ज़रूरी है। पर मुझे वहाँ पे जाना है शुआन, मुझे जान को देखना है। मेरा जान वो मेरे सामने था, मेरी वजह से था, मेरी वजह से। मैं उसको देखना चाहता हूँ शिवान, मुझे उसको देखना है, मुझे उसके पास जाना है। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो, प्लीज। मुझे उसको देखना है, मुझे उसके पास जाना है। जान वो मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। जान
जान जान मेरा जान। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखते हुए शिवान के सामने हाथ जोड़ के बस रोने लगता है, उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज शिवान, प्लीज प्लीज मुझे ले चलो, प्लीज मुझे जान के पास ले चलो, मुझे जान के पास ले चलो। जिस पर शिवान भी उसके आंसू नहीं देख पा रहा था, पर वो क्या करे, वो ईबो को इस हालत में वहां नहीं ले जा सकता। अगर वो लेके गया तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल नहीं, वो नहीं ले जा सकता। वो अपने सामने से उसका हाथ नीचे करते हुए उससे विनती करते हुए बोलता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ नागा कि मैं आपको वहां लेकर चलूंगा, पर इस तरह नहीं, ऐसे आप वहां नहीं जा सकते। खुद को देखिए जरा, आप इस समय कैसे लग रहे हैं, आप अपनी हालत तो देखिए, आप कैसे लग रहे हैं, आपको कुछ पता है। प्लीज घर समझने की कोशिश करिए, अभी जिद मत करिए, अभी आप ऐसे वहां नहीं जा सकते। मैं आपको इस तरह से वहां पर लेके नहीं चलूंगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपको इस हालत में वहां पर लेके जाऊंगा ना, तो वहां पर सब और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए अभी नहीं गा, प्लीज अभी नहीं, अभी मान जाइए, हम लोग बाद में चलेंगे, हम लोग कल चलेंगे। अभी आप थोड़ा शांत हो जाइए, आराम कीजिए, हम लोग कल चलेंगे। इसीलिए कह रहा होगा कि मैं कुछ बना कर लाता हूँ, उसे खाइए, मेडिसिन लीजिए, इसको खाइए और सिर्फ आराम कीजिए, लेट जाइए, हम लोग वहाँ पे कल चलेंगे। हाँ, तो तुम सही कह रहे हो शिवान। शिवान की बात सुनता है तो ईबो का ध्यान अब खुद की तरफ जाता है, तो वो खुद पे ध्यान देता है। और जैसे ही वो खुद को देखता है, अपने हाथ पैर को देखता है, अपनी मिजरेबल सी बुरी सी हालत को देखता है, तो वो और भी ज्यादा रोने लगता है, वो और भी ज्यादा डर जाता है। नहीं, तुम सही कह रहे हो शिवान, मैं ऐसे नहीं जा सकता जान के पास, उसको पसंद नहीं आऊंगा मैं, वो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। हाँ, आप ऐसे नहीं जा सकते, इसीलिए कह रहा हूँ कि भी आप आराम कीजिए। हाँ ठीक है, लेट जाइए, अभी लेट जाइए। जिसके बाद ही वो वहीं बेड पर लेट जाता है। शिवान उसको ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर वो वहां से बाहर चला जाता है, अपनी आंखों से वो बहते हुए आंसू पोंछते हुए, अपनी आंखों से वो बहते हुए आंसू पोंछते हुए, अपनी आंखों से वो बहते हुए आंसू पोंछते हुए। ईबो की हालत इस समय बिल्कुल किसी ऐसे बच्चे की तरह लग रही थी जो पता नहीं कहाँ खो गया है, जिसको खुद नहीं पता कि वो इस समय कहाँ गुम है। खैर, वहीं दूसरी तरफ डिलाइट हॉस्पिटल में अभी भी सब चिंता में बैठे हुए हैं। 4 घंटे हो गए हैं, पर अभी तक ओटी के अंदर से कोई अपडेट नहीं आई। सबका दिल बस डर के मारे बैठा जा रहा है कि तभी सामने से ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन होने की आवाज आती है। डोर ओपन होता है और वो दरवाजा खुलने के साथ ही सबकी धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। ऑपरेशन थिएटर से सीनियर डॉक्टर बाहर आता है, अपना मास्क उतारता है और उन डॉक्टर को बाहर देखते ही तुरंत ही चैंग, ल्यूमिन, क्रिस्टल, वहां मौजूद सबके सब बस उठकर भागकर उनके पास चले जाते हैं। डॉक्टर कुछ बोलता या ल्यूमिन कुछ पूछते या फिर वहीं मौजूद कुअनगा को कुछ पूछने का मौका मिलता कि उससे पहले ही चैंग अपनी डेस्परेट वॉइस में पूछता है, डॉक्टर अंकल, मेरा दोस्त कैसा है, जान कैसा है, वो ठीक तो है ना, बताइए ना अंकल, वो ठीक तो हो जाएगा ना, वो कैसा है अंकल। ल्यूमिन भी डरते हुए पर एक विश्वास के साथ पूछते हैं, मेरा जान कैसा है डॉक्टर, डरने की कोई बात तो नहीं है ना, वो ठीक तो हो जाएगा ना। वहीं वो डॉक्टर ल्यूमिन की तरफ देखते हुए उनको दिलासा देते हुए बोलते हैं, मिस्टर वी शाओ, डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, आपका बेटा खतरे से बाहर है, पर हाँ अभी वो टेम्परेरी कोमा में है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 24 घंटे में उसे होश में आ जाना चाहिए। अगर 24 घंटे में पेशेंट को होश आ जाता है तो सब अच्छा है, नहीं तो होप फॉर बेस्ट मिस्टर शाओ। मैं बस यही कहूँगा कि आप सब प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी होश में आ जाए। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डॉक्टर, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ है ना, मेरा बच्चा ठीक तो है ना। अगर मेरा बच्चा ठीक है तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना। इस बार क्रिस्टल अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बोल देती है, जिस पर डॉक्टर अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, मिसेस वी शाओ, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, नो डाउट कि आपका बेटा ठीक है, बस होश में आ जाए ये ज़रूरी है, क्योंकि सर पे चोट लगने की वजह से कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस या फिर टेम्परेरी कोमा का परमानेंट होना, या फिर उन्हें होश में आने में 1 महीना या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। बस इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर उन्हें कल तक होश नहीं आता है तो ये कहना मुश्किल होगा कि आगे फिर कब उन्हें होश आएगा। परमानेंट कोमा, ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ल्यूमिन देखो ना, ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे बेटे के लिए बोल रहे हैं ऐसा, मेरे जानजान के लिए नहीं, मेरा जानजान ठीक हो जाएगा, आप जो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा,
ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा संतान होश में आएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये हमारे संतान के बारे में बोल रहे हैं, मेरे संतान के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं लियोमिन? कहो ना, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे संतान के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा संतान ठीक हो जाएगा, मेरा संतान बस ठीक हो जाएगा, वो मेरी गोद में वापस आ जाएगा। वहीं ल्यूमिन भी क्रिस्टल को पैनिक करते हुए देखते हैं तो उसको संभालते हुए बोलते हैं, उसको दिलासा देते हुए बोलते हैं, हाँ क्रिस्टल, हाँ हमारा संतान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसको होश में आ जाएगा। अभी कहा ना ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है क्रिस्टल, रोना नहीं, बिल्कुल शांत, संभालो अपने आप को, वो हमारे पास वापस आ जाएगा, हमारे पास वापस आ जाएगा ना, उसको जल्दी होश आएगा, वो ठीक है, अब रो नहीं। अगर वो तुम्हें ऐसे देखेगा तो क्या बोलेगा? बिल्कुल नहीं, उसको नहीं पसंद है ना कि तुम रोती हो, बिल्कुल नहीं, एकदम शांत। ल्यूमिन कब ठीक होगा हमारा सान? मुझे उसका हंसता हुआ चेहरा देखना है, मुझे मेरे बेबी वापस चाहिए ल्यूमिन, मेरा बेबी। तो ठीक कर दो ल्यूमिन, प्लीज उसे ठीक कर दो। क्रिस्टल रो रही थी, क्रिस्टल रो रही थी, बिलक रही थी। उसको इस समय कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था सिवाय इसके कि उसको उसका बच्चा वापस चाहिए, उसका बच्चा उसको वापस चाहिए। आखिर वो परेशान हो भी क्यों ना, वो माँ है, उसके सामने उसका बेबी इस हालत में है, वो परेशान है। ल्यूमिन क्रिस्टल को समझा रहे थे पर रोना तो उन्हें भी आ रहा था ना। अपने बेटे को इस कंडीशन में देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अगर क्रिस्टल माँ थी तो बाप तो वो भी है ना। अगर वो रो देंगे तो यहाँ सबके सब बिखर जाएंगे, जितने लोग खड़े हैं सबके सब बस बिखर जाएंगे। जान के दोस्त सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका जान ठीक हो जाएगा, उनका जान ठीक होगा। बस इसी तरह से आज की ये भयानक काली रात निकल जाए, कल एक नई सुबह होगी, एक नई उम्मीद के साथ। और इसी तरह आज की ये भयानक काली रात भी धीरे धीरे आंखों ही आंखों में गुजर जाती है। एक नई सुबह, एक नई रोशनी, एक नई किरण और फिर एक नई उम्मीद। ईबो-सान की फोटो लिए अपने रूम में अपने बेड पर पड़ा हुआ है और बस इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब शुआन आएगा और उसको जान के पास लेकर जाएगा। हाँ, वो एक यूनिवर्सिटी का रिपोर्टेटिव प्रोफेसर है, पर आज उसकी हालत किसी बच्चे से कम नहीं है। वो इंतजार कर रहा था और वहीं उसके साथ इंतजार कर रहे थे क्रिस्टल, ल्यूमिन और वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद जान के बाकी सारे दोस्त और साथ ही हाइकुनगा भी। हुआनगा भी पूरी रात वहीं सबके साथ हॉस्पिटल में ही थे, इस उम्मीद से कि अगर ईबो जान को ढूंढते हुए यहाँ आया और उसने जान की ऐसी हालत सुनी या देखी तो वो एक बार फिर टूट जाएगा और पिछली बार की तरह इस बार भी उसके पास कोई नहीं होगा उसको संभालने के लिए। जैसे पिछली बार नहीं था, पिछली बार भी तो यही हुआ था ना। जब उनके डीडी को सच में उनकी ज़रूरत थी तब वो उसके पास मौजूद नहीं थे। हाँ, वो बाद में ज़रूर आए थे, पर उसका क्या फ़ायदा, जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था ना। बाद में आके क्या फ़ायदा। वो हंसता खेलता बच्चा जो उन्होंने देखा था वो कहीं दूर अंधेरों में खो चुका था। उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है और इसीलिए वो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो पहले ही प्रिपेयर हैं ओटी के बाहर। दूसरी सुबह तो हो गई थी पर सबका इंतज़ार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जान को अभी भी होश नहीं आया। एक शख्स का इंतज़ार थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था, हुआनगा का। शुआन के साथ ईबो हॉस्पिटल आ गया था और उसने खुद को ऐसे ड्रेस्ड अप कर लिया था, ऐसे बना लिया था कि उसके शरीर पर लगे एक भी जख्म किसी को भी नहीं दिख रहे थे। ईबो को देखकर अभी कोई भी नहीं कह सकता कि उसकी पिछली रात कैसी गुजरी है, सिवाय एक चीज़ के, अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो उसकी आंखों के नीचे पड़े हुए गहरे काले घेरे। खैर, वो तो अभी सबकी आंखों के नीचे पड़े हैं क्योंकि बीती रात कोई भी नहीं सोया है, ना तो शुआन जो सारी रात ईबो के बेडरूम के बाहर बैठा हुआ था और ना ही यहाँ हॉस्पिटल के मौजूद बाकी सारे लोग। इसीलिए सभी लोग ईबो के डार्क सर्कल सभी इग्नोर ही कर देते हैं। वहीं ईबो के वहाँ पहुँचते के साथ ही सबसे पहले कुआन उसके पास जाते हैं, जिन्हें सामने देखकर ईबो कोई रिप्लाई नहीं देता। वो बस अपनी खाली आंखों से सीधा उनकी आंखों में देख रहा था, जिसे कुआनगा साफ पढ़ पा रहे थे और ये देखकर उनका दिल भी बस भर आता है और वो बिना कुछ बोले बस अपने भाई को अपनी बाहों में भर लेते हैं
उसको गले से लगा लेते हैं। हुआन का जिनकी आंखों में अभी तक आंसू नहीं आए थे, अब जाकर उनकी भी आंखें नम हो गई थी ईबो की खाली आंखें देखकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है ईबो कि तुम सुरक्षित हो। थैंक यू ईबो, खुद को सेफ रखने के लिए। मैं सच में बहुत डर गया था। ईबो अपनी खाली आवाज में बोलता है। मैं ठीक हूँ ईबो, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढने आना चाहता था, पर अगर तुम यहाँ आ जाते तो। तुम्हें नहीं पता मैं कितना डर गया था। बस थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, तुम सुरक्षित हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँगा, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। आपकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा यहाँ पर थी, जान को थी, सर और मैम को थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताइए कि जान कैसा है? डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो है ना गा? हाँ डीडी, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस वो अभी होश में नहीं आया है। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर उसको होश आ जाएगा। देख लेना तुम, तुम्हारा प्यार उसको वापस ले आएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल परेशान मत होना तुम बूढ़ी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे ईगो तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, खुआन ईबो को दिलासा देते हुए बोल रहा था, जिसे सुनकर एक बार फिर उसकी आंखें बस आंसुओं से भर गई थी। एक बार फिर बस उसकी आंखों से वो आंसुओं की कुछ बूंद बह गई थी। उसको पता है, उसने देखा है, जान की उस कंडीशन को अपनी आंखों के सामने देखा है। इतना तो वो भी समझता है ना कि क्या सिचुएशन होगा। फिर भी उसके घाव उसको दिलासा दे रहे हैं। हाँ, शायद इसीलिए क्योंकि उनको नहीं पता कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। क्योंकि एक्सीडेंट होने के तुरंत ही बाद कुछ ही मिनट्स के अंदर स्टूडेंट्स की और सबकी इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हुई कि वो उनके बीच कहीं गायब सा हो गया। मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। उसकी इस हालत की वजह मैं ही हूँ। मैंने ही उसको ईबो, इससे पहले कि ईबो एक बार फिर खुद को ब्लेम कर पाता कि वहीं शाओ लिमिन जो उसकी इस हालत को देख रहे थे और सब कुछ समझ रहे थे, वो उसके पास आते हुए बोलते हैं, सन। इससे पहले कि ल्यूमिन ईबो के सामने अपनी बात रख पाते, ईबो एक बार फिर उनके सामने शर्मिंदगी में अपनी नजरें झुकाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, आपके बेटे का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। मैं आपका, मैम का और साथ ही जान का भी गुनहगार हूँ। माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये एक शब्द काफ़ी नहीं होगा मेरी इस हरकत के लिए। उसकी बजाय आप मुझे जो सज़ा देंगे मैं उसको सर झुका के कबूल करूँगा। आप चाहे तो पुलिस में भी मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं, मुझे वो भी मंजूर होगा। क्या जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो कार तुम चला रहे थे ईबो, या फिर तुमने जानबूझकर उसको कार के सामने धक्का दिया? बताओ। नहीं ना? अब अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो बताओ फिर तुम गुनहगार कैसे हुए? गौर से मेरी बात सुनो बच्चा, तुम मेरे लिए जान से कम कीमती नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मेरे जान ने चुना है अपने लिए। तो तुम ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तुमने कुछ किया है और मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, समझे? बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो होना था और वो हो गया। जान की किस्मत में लिखा था तो बस हो गया। उसको हम में से कोई भी ना रोक सकता था और ना ही बदल सकता था, ठीक है ना? और रही बात मेरी माफ़ी की, तो मैं एक बाप हूँ, इसीलिए थोड़ा नाराज़ होना तो लाजमी है ना, क्योंकि उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता था जो मैं सोचना भी नहीं चाहता। जितनी गलती तुम्हारी थी इसमें, उससे कहीं ज़्यादा गलती उस कार चलाने वाले की थी जो बस अंधों की तरह दारू के नशे में कार चला रहा था, वो भी कॉलेज कैंपस के अंदर। तो अपने आप को ज़्यादा दोष मत दो, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था जो होना था तो वो बस हो गया। अब बस प्रार्थना करो कि हमारे जान को जल्दी से होश आ जाए, बस। ईबो वहीं ल्यूमिन की बात पर अपना सर झुका के बस नोट करता है। आप सच में बहुत अच्छे हैं सर, जान सच में बहुत लकी है कि उसको आप जैसे डैड मिले। ईबो बस अपने मन में ही सोचता है पर कुछ बोलता नहीं है। पर हाँ, एक चीज जरूर बोलता है, लेकिन वो भी जोर से नहीं, हमेशा की तरह खुद से ही, अपने मन में, अपनी मॉम से।
मॉम प्लीज़ हेल्प करो ना। मॉम प्लीज़ मेरे जानसान को ठीक कर दो। आई बेग यू। वही जैन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है अपने वीआईपी वार्ड के अंदर। हाँ, उसको वीआईपी वार्ड के अंदर कल रात ही शिफ्ट कर दिया गया था और अभी इस समय उसके लेफ्ट हैंड में ड्रिप लगी हुई है, जिससे धीरे धीरे करके ग्लूकोज नसों के जरिए पूरे शरीर में पहुंच रहा है। बाएं हाथ पर, बाएं साइड के पैर पर और सर पर भी बैंडेज लगा हुआ है। हेलो, आप कौन हो? क्या मैं आपको जानता हूँ? वैसे आपने जो ये अपने हाथ में व्हाइट लिली लिया हुआ है ना, ये बहुत सुंदर है, सच में बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे मैं बिना आपकी परमिशन लिए आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मेरी मॉम भी कहती है कि मैं बहुत बोलता हूँ। आप मेरे से बोर तो नहीं हो रही हो ना? क्या मैं आपको एक बात बताऊँ आंटी? आपका चेहरा देखा देखा सा लग रहा है। आपकी आंखें भी ऐसी लग रही हैं जैसे मैंने इनको पहले भी कहीं देखा है। वैसे आप कौन हो आंटी? और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आपको घर नहीं जाना क्या? जान इस समय एक अलग ही जगह पर था, एक अलग ही दुनिया में। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब था जिसमें पानी बहने की सूदिंग सी पीसफुल आवाज़ आ रही थी। वही साइड में एक बेंच पे रखा हुआ था जिस पे वो लेडी बैठी हुई थी, जिसने वाइट गाउन पहन रखा था। उसके हाथ में एक ब्यूटीफुल सा वाइट लिली फ्लावर भी था। वो लेडी आसमान से उतरी हुई किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही ब्यूटीफुल थी वो, बहुत सुंदर, बिल्कुल जान की मॉम जैसी। जान उस लेडी को देखता है तो वो भी बस बिना कुछ सोचे उसके बगल में वहीं खाली जगह पे जाकर बैठ जाता है और बस उससे बात करने लगता है, जिस पे वो लेडी भी बस मुस्कुरा देती है। जिसे सुनकर वो लेडी भी बस मुस्कुरा देती है और वो भी उससे बात करने लगती है। वो उससे बोलती है, तुम सच में बहुत बोलते हो, तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कहती है और उसके लिए तुम एकदम सही हो। वैसे तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानती हूँ जानसान। आप तो मेरा नाम भी जानती हो आंटी, पर आप मुझे कैसे जानती हो? क्या मैं आपसे कभी मिल चुका हूँ? पर माफ कीजिएगा, मुझे तो याद नहीं है। पर आपकी मुस्कुराहट और आपकी ये आंखें, ये सच में बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत है। ये मुझे किसी की याद दिलाती हैं। पर किसकी? 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 हाँ, ईगा की, मेरे ईगा की। उनकी भी बिल्कुल ऐसी ही मुस्कुराहट है, बिल्कुल इसी तरह से। वो भी बिल्कुल ऐसे ही हंसते हैं और उनकी आंखें भी बिल्कुल आप जैसी ही हैं। बहुत ही एडोरेबल हैं आंटी, बहुत ही प्यारे हैं वो। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ, पर वो मुझ पर गुस्सा हैं। पता नहीं क्यों हो गए, मुझे नहीं पता, बस वो हो गए। जान अपना पाउटी फेस बनाते हुए बिल्कुल अपनी सैड वॉइस में बोलता है। बेचारा सच में बहुत दुखी है। जिस पे वो लेडी अपनी प्यारी सी आवाज में उसे वापस से बोलती है, तो जाओ मना लो उसे। पर कैसे मनाऊं आंटी? वो मुझसे दूर जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम चले जाओ, अपना चेहरा मत दिखाओ। वो मुझसे नफरत करते हैं आंटी, मैं क्या करूं? वो नहीं मानते, वो हमेशा बस मुझसे दूर भागते रहते हैं, मुझे खुद से दूर भगाते रहते हैं। तो मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं उन्हें? वो मानते ही नहीं है। जान मायूसी भरी आवाज में बोलता है। वहीं वो लेडी वैसे ही बोलती है, वैसे ही मुस्कुराते हुए, तो तुम क्या उसकी बात मानोगे जानसान? तुम चले जाओगे उसे छोड़ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों जाऊंगा मेरे ईगा को छोड़ के? मैं उनकी बात क्यों मानूंगा? वो मेरे ईगा हैं। जब वो मेरी बात नहीं मान रहे तो फिर मैं उनकी बात क्यों मानूं? मैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। मैं उनको छोड़ के क्यों जाऊं? मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाऊंगा। और भला वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे गुस्सा नहीं है। अगर मैं उन्हें मनाऊंगा तो वो मान जाएंगे। वो उस समय भी मुझ पर गुस्सा नहीं थे, वो किसी और वजह से गुस्सा थे। वो बुरे इंसान नहीं हैं, वो अच्छे हैं। पर फिर उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों बोला कि मैं चला जाऊं? पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, वो मेरी नहीं सुनते।
पर मैं उन्हें मना लूँगा, मैं उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दूँगा। मैं क्या करूँ आंटी, मैं उनको नहीं छोड़ना चाहता, मैं उनके पास रहना चाहता हूँ। वो ऐसा क्यों करते हैं आंटी? इसका जवाब तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा ना जानसान। पर कैसे आंटी? उसके पास जाके। और कैसे? उसे तुम्हारी ज़रूरत है जानसान, तुम्हारे प्यार की उसको ज़रूरत है, इसीलिए तुम उसके पास जाओ। जाओगे ना? ऑफ कोर्स आंटी, मैं उनके पास जाऊंगा। मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? मैं उनसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। वो भले ही मुझसे नफरत करते हैं, पर मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उनके पास जाऊंगा। जिस पे वो लेडी इस बार जान के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है, तुम्हें पता है जानसान, ये लिली मेरा पसंदीदा फूल है, खासकर ये सफ़ेद लिली, क्योंकि ये जितना साफ होता है उतना ही नाजुक होता है। ज़रा सी भी गर्म हवा इसे लगी तो ये झुलस जाएगा, इसीलिए इसको मैंने अभी तक बहुत संभाल के रखा है, और अब ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारी बारी है इसको संभालने की। मुझे तुम पे भरोसा है जानसान, तुम इसको खुद से ज़्यादा संभालोगे। लो, इसे ले लो और हमेशा इसको खुद के पास रखना। और अब जाओ जानसान, उसके पास जाओ, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, उसकी ताकत बनो, और मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी हो जाए उसका साथ नहीं छोड़ोगे, हमेशा उसका साथ दोगे। वादा करो मुझसे। थैंक यू आंटी, आपका ये वाइट लिली फ्लावर मुझे देने के लिए। मुझे ये सच में बहुत पसंद था। थैंक यू सो मच। मैं इसको खुद से भी ज़्यादा संभाल के रखूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आंटी, मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि मैं ईगा का साथ भी हमेशा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। गॉड ब्लेस यू माय सन। वो लेडी ब्लेसिंग देने के साथ वहाँ से चली जाती है, और अब जान वहाँ पे अकेला बैठा है और उस तालाब को देख रहा है जिसमें पानी बिल्कुल उसी धार से बह रहा है, अपनी सूदिंग सी पीसफुल आवाज़ में। वहीं सामने की ओर देखते देखते जान वाइट ड्रेस में ईबो को देखता है, जो कि वहीं सामने खड़ा हुआ था, अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बस जान की ही ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर भी वही प्यारी सी जेन्युइन सी स्माइल थी जो अभी कुछ देर पहले उस लेडी के चेहरे पे थी। ये देखकर बस जान के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत ही उठ के वहां से खड़ा हो जाता है। ईगा, देखिए मुझे आंटी ने क्या दिया, ये वाइट लिली। ईगा। जान वो वाइट लिली ईबो को दिखाने के लिए बस ईबो की तरफ आगे जाने लगता है, और वो जितना ही अपनी ईबोगा के करीब जा रहा था उतना ही वो वाइट लाइट फेड हो रही थी, और धीरे धीरे करके बस वो वाइट लाइट एकदम गुम हो जाती है। और वहीं हॉस्पिटल में धीरे धीरे वो फाइनली 22 घंटे के बाद अपनी आंखें खोल देता है। उसको फाइनली होश आ जाता है। आज फाइनली वो तीसरा दिन था जब जान ने अपनी आंखें खोल दी थी। जान की जैसे ही उंगलियों में हरकत होती है, बगल में ही खड़ी वो नर्स जो जान के वार्ड में जान को ऑब्जर्व कर रही थी, वो तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है। वो पहले आँख खोलने के साथ इधर उधर देखता है, हर एक चीज़ समझने की कोशिश करता है, हर एक चीज़ को वापस से प्रोसेस करने की कोशिश करता है। वहीं वो डॉक्टर्स भी वार्ड में आ चुके थे जिसको नर्स ने बुलाया था। डॉक्टर जान को चेक करते हैं और फाइनली आधे घंटे के बाद बाहर सबको बताने के लिए चले जाते हैं। वो बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शाह, आपका बेटा होश में आ गया है, पर अभी कुछ दिन तक उसको यही रहना होगा। हम उसको ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे जब तक वो प्रॉपर हील नहीं हो जाता। अगर आप सबको उनसे मिलना है तो एक एक करके उनसे मिल सकते हैं, पर हाँ ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस ना हो। बाकी उनकी केयर के लिए एक नर्स हमेशा ही रहेगी वहाँ पे। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ल्यूमिन जेन्युइनली बोलते हैं, जिस पे उन डॉक्टर के चेहरे पर भी बस एक जेन्युइन सी स्माइल आ जाती है। अरे इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ये तो मेरी ड्यूटी थी मिस्टर शाह। आप बस अब जान के ख्याल रखिए, उसकी केयर कीजिए। मैं अब चलता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। इतना बोलने के बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं अब जाकर जैसे सबके दिल को सुकून मिला है। जान के मॉम डैड से लेकर उसके दोस्त तक सबके चेहरे पे जो डर था, परेशानी थी, उन सबको अब जाकर जैसे राहत की सांस आई थी। सब ने अब चैन की सांस ली थी कि उनका जान फाइनली खतरे से बाहर है, कि अब वो उनके बीच वापस आ गया है, कि उनके जान को फाइनली होश आ गया है। अब सब कुछ सही है। वहीं वो जो अभी भी इन लोगों के साथ ही बैठा हुआ है, इन लोगों को खुश होता हुआ देख रहा है,
फाइनली रिलीफ की सांस लेते हुए देख रहा है। उसको तो पता भी नहीं है कि वो अब इस समय कैसा फील कर रहा है। फाइनली फाइनली वो अब जाकर एक गहरी सांस लेता है। अब कहीं जाकर उसको सुकून आया था। उसको उसके जीने की वजह वापस मिल गई थी। अगर एक शब्द में कहा जाए तो सिर्फ इतना कि मिटते हुए शरीर को उसकी रूह वापस मिल गई थी। ईबो बस वहीं आंख बंद करके बैठ गया था। उसने अपना सर बस ऊपर कर लिया था। उसने अपने सर को पीछे दीवार पे टिका लिया था। वो अब जाकर चैन की सांस ले रहा था। उसके दिल पे जो वो एक बोझ था वो अब जाके उतरा था। उसके दिल से इस समय सिर्फ इतनी ही आवाज आ रही थी। वो बस यही कह पा रहा था, थैंक यू मॉम, थैंक यू, थैंक यू मेरी जिंदगी मुझे वापस देने के लिए। खैर, इस समय क्रिस्टल ल्यूमिन एक एक करके जान से मिलने अंदर वार्ड में जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है और जान से मिल सकता है, तो पहले क्रिस्टल जाती है। तुमने हमें डरा दिया था बेबी। खैर छोड़ो, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम लोग वापस चलेंगे। तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी ज़रूरत है। गेट वेल सून। जल्दी से ठीक हो जाओ, बस बस यही चाहिए। गेट वेल सून माय बेबी। इतना बोलते के साथ वो जान के सर पे हाथ फेरती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। ठीक है, अब तुम आराम करो, मम्मा यहीं पे है, बाहर है, ओके? अभी तुम्हारे डैड को भेजती हूँ। इतना बोल के वो वार्ड से बाहर चली जाती है और इसी तरह ल्यूमिन भी उससे मिलने आते हैं। फाइनली वो अपने बेटे को जब इस तरह से अपने सामने देखते हैं तो वो भी बस रो पड़ते हैं। उनकी आंखों से भी वो आंसू की बूंद गिर जाती है जो उन्होंने इतनी देर से संभाल रखी थी, रोक रखी थी। फाइनली उनका जान ठीक है। वो भी उसके पास जाते हैं। क्रिस्टल की तरह वो उससे ज़्यादा नहीं बोलते, पर बस उससे थोड़ी बातें करते हैं, उससे जल्दी ठीक होने के लिए कहते हैं, उसका माथा चूमते हैं और फिर उससे आराम करने के लिए कहते हैं कि तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। वहीं जान भी ल्यूमिन की बातें बस हल्के से नोट करने की कोशिश करता है। वो कमज़ोर है, कमज़ोरी की वजह से वो नोट कर नहीं पा रहा, वो बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन हल्का हल्का सा वो बोल रहा था, कुछ टूटे फूटे वर्ड्स। उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं निकल रही थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, अपनी धीमी धीमी सी आवाज़ में। ल्यूमिन अपना कान जान के मुंह के पास ले जाकर सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार जान थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता है। ईगा, 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 ई, ईगा, ई, ईगा, ई, ईगा। तो वो सुनते हैं कि वो ईगा को पूछ रहा है। ईबो बाहर है सन, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे ईगा को तुम्हारे पास भेजता हूँ, ठीक है? जिस पे सन फिर से सिर्फ नोट ही करता है। इसके बाद ल्यूमिन भी वहां से बाहर चले जाते हैं और इस बार ईबो को भेजने की कोशिश करते हैं, पर ईबो की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो जान को फेस कर सके। उसकी ये तक हिम्मत नहीं हो रही थी अभी कि वो जिस जगह पे बैठा है उस जगह से उठ के खड़ा हो सके। वो बस वहीं अपना सर नीचे करके बैठा हुआ है। वहीं प्रोफेसर जैक्सन जो भी कुछ देर पहले जान से मिलने ही आए थे और बस वहीं खड़े थे, वो पता नहीं कैसे परीबो की कंडीशन देख के समझ रहे थे। वो बस आराम से बिना कुछ बोले उसके बगल में आकर बैठ जाते हैं और फिर कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही शांति से बैठने के बाद वो उससे बोलते हैं, प्रोफेसर वांग, जान आपका इंतज़ार कर रहा है, आप जाएंगे नहीं उससे मिलने? जिस पे ईबो इस बार उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ प्रोफेसर, मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? वो इस हालत में मेरी वजह से है, वो मुझसे नफरत करेगा। वो आपसे नफरत नहीं करेगा प्रोफेसर वांग। फिर तो आप जान को बिल्कुल नहीं जानते प्रोफेसर वांग। वो आपसे नफरत नहीं करेगा, वो आपसे कभी नफरत नहीं कर सकता। मुझे पता है प्रोफेसर वांग, यहाँ मुझे बोलने का कोई हक नहीं बनता, पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा, क्योंकि मैं जान की केयर करता हूँ। जान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आपने शायद इस बात पे ध्यान नहीं दिया है प्रोफेसर वांग, और यहाँ पे मौजूद हर एक शख्स जानता है कि वो आपसे कभी नफरत नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे पागलों की तरह प्यार करता है और ये बात उसकी आंखों में साफ दिखती है। अगर मैं उसकी लफ्ज़ों में कहूँ
तो वो आपके लिए डिवोटेड है प्रोफेसर। मैं नहीं जानता कि आपने अपने आप को क्यों रोक रखा है। मैं ये भी नहीं जानता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ उस रात, इस एक्सीडेंट का कारण क्या है। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो आपसे कभी नफरत नहीं करेगा। हाँ, हर्ट ज़रूर होगा, वो भी इसलिए क्योंकि आप इतना वक्त लगा रहे हैं। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए उसको इतना इंतज़ार मत करवाइएगा प्रोफेसर कि बाद में बहुत देर हो जाए और कोई कुछ ना कर पाए, आप कुछ ना कर पाए, वो कुछ ना कर पाए। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने इस असम्पशंस को लेके उसे और इंतज़ार मत करवाइए और चाहिए जल्दी। और ट्रस्ट मी, वो सच में आपका वेट कर रहा है, आपसे नफरत नहीं कर रहा। जिस पे ही वो डरते हुए ही सही पर जाने के लिए उठ जाता है, पर अभी भी उसके दिमाग में एक सवाल है जो कि जैक्सन से रिलेटेड है, जिस पर वो पीछे मुड़ता है और जैक्सन की तरफ देखता है। पर उसके कुछ बोलने से पहले ही जैक्सन एक बार फिर उससे बोल देता है, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा प्रोफेसर वांग, पर अभी नहीं। अभी आप वो करिए जो ज़रूरी है। अभी आप उसके पास जाइए, जाके मिलिए उससे, बातें कीजिए। जिस पर ईबो सिर्फ नोट करता है और बस अंदर चला जाता है। वहीं जैक्सन भी जब ईबो को आगे बढ़ते हुए देखता है तो वो भी एक पेनफुल स्माइल दे देता है, जैसे कि उसके दिल में भी किसी चीज़ को लेकर दर्द हो, पर उससे ज़्यादा उसके दिल में खुशी हो। खैर, ईबो जैसे ही वार्ड के अंदर आता है और जान को आंखें बंद किए हुए जख्मी हालत में देखता है, तो जैसे उसके दिल में भी दर्द का वही सैलाब वापस से उमड़ पड़ता है। उसकी आंखें एक बार फिर भर आती हैं। उसको एक बार फिर खुद पे बहुत गुस्सा आता है। वो एक बार फिर खुद को बहुत कर्ज करता है। उसके दिमाग में उस रात वाली वो सारी बातें, जो कुछ भी हुआ, जैसे उसने जान से बोला, जैसे उसने जान को हर्ट किया, वो सब बातें, वो सारी चीज़ें बस एक साथ वापस से याद आ जाती हैं। वो एक बार फिर शर्मिंदगी में अपनी नज़रें झुका लेता है। वो खुद से ही नाराज़ था, खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो बस जान के पास जाता है और वहीं उसके साइड में रखे हुए स्टूल पर बैठ जाता है और उसके ड्रिप लगे हाथों को हल्के से अपने हथेलियों के बीच रख लेता है। उसको बहुत ही जेंटली स्क्वीज करता है, एक गहरी सांस लेता है और उसकी उन्हीं उंगलियों की तरफ देखने लगता है जो उसकी हथेलियों के बीच में थी। वहीं जान भी जब महसूस करता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, तो वो भी बस अपनी आंखें खोल देता है और बस सामने बैठे ईबो की तरफ देखने लगता है, जो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। वहीं ईबो जो जान की तरफ ना देखकर उसकी हथेलियों की तरफ देख रहा था, जो कि अभी उसने पकड़ रखा है, वो अपनी नम आंखों के साथ धीमी सांस लेते हुए बोलता है, मैं डर गया था जान, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा, तुम मुझसे दूर चले जाओगे। मैं डर गया था, मैं नहीं खोना चाहता तुम्हें जान, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। जान अभी ईबो की झुकी हुई आंखों की तरफ देख रहा था। ईबो की आवाज़ इस समय भारी थी, गंभीर थी। साफ पता चल रहा था कि वो अपने आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रहा है, उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है, उसको टपकने से रोक रहा है। जान ईबो को ऐसे देखता है तो वो बस एक दबी हुई सी स्माइल कर देता है। ईबो को इतना इमोशनल, इतना टूटा हुआ देखकर उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी बुरा फील हो रहा है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो अपने दर्द की वजह से ज़्यादा तेज तो नहीं बोल पाता है, पर अपनी धीमी सी आवाज़ में उसे कुछ बोलने की कोशिश ज़रूर करता है। प्लीज़ रो मत, दे, देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है ग, बस आप मेरे साथ हमेशा रहो। ईगा, अगर आप सच में मेरे लिए फील कर रहे हो तो क्या आप बॉयफ्रेंड बनोगे गा? प्लीज गा, प्लीज रो मत, मैं ठीक हूँ गा, प्लीज
रो मत, मैं ठीक हूँ, कोई पेन नहीं है मुझे। बस आप मेरे साथ हमेशा रहो। इबोजान की ये बॉयफ्रेंड बनने वाली डिमांड सुनता है, वो भी उसकी ऐसी उखड़ी हुई आवाज़ में, तो वो भी बस हंस देता है। वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। इस हालत में भी ये नहीं सुधरने वाला। ये सच में बच्चा ही है, इसको कोई नहीं सुधार सकता। ईबो को ऐसे स्माइल करते हुए देखता है तो जान भी बस ऐसे ही हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो वापस से अपनी धीमी आवाज में बोलता है, ऐसे अच्छे लगते होगा, रोते हुए नहीं, प्लीज रोया मत करो। जिस पे ईबो भी बस नोट कर देता है, आप ऐसे ही अच्छे लगते होगा, प्लीज रोया मत करो। आप ऐसे ही अच्छे लगते होगा, रोते हुए नहीं, प्लीज रोया मत करो। जिस पे ईबो भी बस नोट कर देता है, जैसे कि वो जान की बात समझ गया हो, वो भी अच्छे से। अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं यही बैठता हूँ। जिस पे जान भी बस नोट कर देता है और बस आंखें बंद कर लेता है आराम करने के लिए। वहीं कुछ देर तक ईबो भी वहीं जान के साइड स्टूल पर उसका हाथ पकड़ के बैठे रहता है कि तभी एक बार फिर उसके फोन पर कॉल आती है। ईबो जब वो कॉलर आईडी देखता है तो एक बार फिर टेंस्ड हो जाता है। उसे कुछ याद आता है जो वो पिछली रात भूल गया था। दरअसल कॉलर आईडी पर जेम्स वांग का नाम शो हो रहा था, उसके डैड का, जिसे देखकर ईबो समझ गया था कि ये फोन कॉल क्यों आ रही है। वो पहले जान की तरफ देखता है जो सो रहा था, फिर वो कॉलर आईडी की तरफ देखता है। कॉल उठाना जरूरी है। वो जान का हाथ जो पकड़े हुए था वो उसको छोड़ता है और बाहर आ जाता है फोन उठाने के लिए। जिसके बाद वो जैसे ही फोन उठाता है तो एक बार फिर उसके डैड पहले की ही तरह तुरंत बोलना स्टार्ट करते हैं, बिना उसे कुछ बोलने का मौका दिए हुए। तुम्हारे ब्लाइंड डेट के लिए टेबल बुक कर दी है मैंने, याद से शाम 4 बजे वहां चले जाना और उस लड़की से अच्छे से बात करना। तुम्हारी वजह से इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? रखता हूँ मैं फोन। अपना कमांड सुनाने के बाद एक बार फिर उसके डैड फोन रख देते हैं और एक बार फिर ईबो कुछ नहीं बोल पाता, बस चुपचाप उनका डिसीजन सुन लेता है। वहीं ईबो अपने हाथ में लिए उस फोन को अपनी हेल्पलेस नजरों से देख रहा था, जैसे कि उसे पता है कि अब उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल के लिए तो उसे उस लड़की से मिलने जाना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी उसे इस ब्लाइंड डेट पे जाना होगा, पर इसके बाद वो अपने डैड से एक बार बात जरूर करेगा इस बारे में। कोशिश तो कर ही सकता है। खैर, फिलहाल वो वापस जान के पास जाता है, वैसे ही उसके बगल में बैठ जाता है, कुछ देर के लिए ही सही, क्योंकि यही वो एक जगह है जहां उसे अभी सुकून मिल रहा है। पर ये सुकून उसे कुछ ज़्यादा देर तक नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ घंटे बाद ही 4 बज जाते हैं, जिसका मतलब अब उसे जाना होगा। पर जाने से पहले वो जान की उस इनोसेंट डिवाइस को देखकर उसे प्रॉमिस ज़रूर करता है कि वो अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। इसीलिए बस जान भी नोट करके उसे परमिशन दे देता है। जिसके बाद ईबो जान के फोरहेड पे किस करता है और बस टेक केयर बोल के वहां से निकल जाता है अपने इस अननोन से डेस्टिनेशन के लिए। तो ये रहा। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और अब बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। जैसा भी लगा हो अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये जो नई लड़की आ गई सोफिया और ये डेविन, और अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या आने वाला है? बाकी अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो उसे भी ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, मिस्ड और गिल्ट की बात, तो मिस्ड और गिल्ट, मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग इन दोनों नॉवेल्स का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो कि मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी मैं इनको एंड मार्च तक ख़त्म कर दूँ। एक नॉवल तो ख़त्म कर ही दूँगी एंड मार्च तक, पक्का वाला पक्का। बाकी तो देखते हैं, कोशिश करूँगी कि मैं एंड मार्च तक ये तीनों नॉवेल्स ख़त्म कर ही दूँ। बस प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा। मैं बहुत लेट कर देती हूँ, मुझे पता है, पर मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करूँ? मुझे लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बिजी रहती हूँ। खैर छोड़िए, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर हो सके तो मेरा चैनल प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 कर दीजिए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है।
चलिए ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।